प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 12 हिंदी की पाठ्यपुस्तक अंतरा भाग 2 के गद्य खंड के अध्याय 3 में वर्णित साहित्यकार ब्रजमोहन व्यास द्वारा रचित रचना जिसका शीर्षक है कच्चा चिट्ठा का आगामी अंश पढ़ने जा रहे हैं। कच्चा चिट्ठा, जिसे ब्रजमोहन व्यास ने लिखा है, ब्रजमोहन व्यास की आत्मकथा मेरा कच्चा चिट्ठा का यह एक अंश है। आज हम कच्चा चिट्ठा पाठ का आगामी भाग जिसे लगातार पढ़ने जा रहे हैं। लेखक ने बोधिसत्व की मूर्ति के बारे में बताया। लेखक ने हमें बताया, पिछले भाग में हमने पढ़ा कि लेखक को बोधिसत्व की मूर्ति प्राप्त हो गई थी। लेखक ने बोधिसत्व की मूर्ति के बारे में बताया कि यह मूर्ति बोधिसत्व की मूर्तियों में से है जो अब तक संसार में पाई गई मूर्तियों में सबसे पुरानी एवं दुर्लभतम है। जो मूर्ति प्राप्त हुई है बोधिसत्व की, वह अब तक प्राप्त हुई मूर्तियों में सबसे प्राचीन है और सबसे दुर्लभतम मूर्ति के रूप में है। यह कुषाण सम्राट कनिष्क के राज्यकाल के दूसरे वर्ष स्थापित की गई थी। ऐसा लेख उस मूर्ति के पदस्थल पर उत्कीर्ण है। इस प्रकार का लेख उस मूर्ति के पदस्थल पर उकेरा गया है, वहां पर उत्कीर्ण किया गया है। इस शेर को मार लेने से मेरा दिल दूना हो गया। इस शेर को मार लेने से, इस शेर को मार लेने से आशय है बोधिसत्व की मूर्ति प्राप्त कर लेने से। इस शेर को मार लेने से मेरा दिल दूना हो गया। लेखक कहते हैं कि मेरा दिल दूना हो गया। दूना होने से आशय है मेरा दिल प्रसन्नता के भाव से भर उठा, मेरा दिल प्रसन्न हो गया और नए सिरे से फिर मुंह में खून लग गया। मुंह में खून लग जाना, बार बार किसी क्रियाकलाप को दोहराना, मुंह में खून लग जाना। शेर तो रोज मिलता नहीं, पर चीतल सांभर तो हर बार मिलते ही रहते हैं। इन पंक्तियों के माध्यम से लेखक यह कहना चाह रहे हैं कि शेर तो हर बार नहीं मिलता, हर बार तो बोधिसत्व जैसी मूल्यवान और बहुत महत्वपूर्ण पुरातात्विक महत्व की सामग्री नहीं मिलती, पर छोटी मोटी सामग्रियां, मुद्रा, सिक्के, मनके, मृण मूर्तियां इत्यादि तो मिलती ही रहती है। यानी उनकी तुलना लेखक ने यहां पर चीतल, सांभर इत्यादि से की है। लेखक का कहना है कि सामान्य तौर पर शेर तो हर बार नहीं मिलता, लेकिन चीतल, सांभर तो हर बार मिलते ही रहते हैं। शेर की केवल आशा मात्र रहती है। शेर की केवल आशा मात्र रहती है। इससे आशय यह है कि ऐसा हमेशा से भाव रहता है कि कभी तो बहुमूल्य और अत्यंत महत्वपूर्ण कोई भी ऐसी पुरातात्विक महत्व की सामग्री अवश्य ही मिलेगी जिसे उस संग्रहालय में संग्रहित किया जा सके, और ऐसा करने से उस संग्रहालय का मस्तक ऊंचा ही होगा। परंतु इसी आशा से शिकार अनुप्राणित रहता है। अनुप्राणित रहने से आशय है प्रेरित रहता है। शिकार करने के लिए इसी आशा से शिकारी हमेशा प्रेरणा का भाव अपने हृदय में संजोता है। वह हमेशा प्रेरणा के भाव से भरा रहता है और शिकारी जंगल जंगल की खाक छानता फिरता है। जंगल जंगल की खाक छानना, इससे आशय है परेशानी उठाना, भटकना, खोजबीन करने के लिए निरंतर प्रयासरत रहना। इस प्रकार शिकारी जंगल जंगल की खाक छानता फिरता है। सन 1938 के लगभग की बात है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पुरातत्व विभाग कौशाम्बी में भी श्री मजूमदार की देखरेख में खुदाई कर रहा था। सन 1938 की एक घटना का उल्लेख करते हुए लेखक बताते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पुरातत्व विभाग द्वारा कौशाम्बी में श्री मजूमदार की देखरेख में खुदाई का काम चल रहा था। पुरातत्व विभाग से आशय है पुरानी चीजों को सहेज कर रखने वाला सरकारी महकमा।
सरकारी महकमा जो पुरातत्व की पुरानी और दुर्लभ वस्तुओं को सहेज कर रखता है, सार संभाल करते हुए उनको सहेज कर रखने वाला जो सरकारी महकमा है उसे पुरातत्व विभाग कहा जाता है। पुरातत्व विभाग कौशाम्बी में श्री मजूमदार की देखरेख में खुदाई का काम चला रहा था। उस समय श्री के.एन. दीक्षित डायरेक्टर जनरल थे। उस समय जो डायरेक्टर जनरल थे, डायरेक्टर जनरल से आशय है महानिदेशक, उनका नाम था श्री के.एन. दीक्षित। श्री के.एन. दीक्षित लेखक के परम मित्र थे, मेरे परम मित्र थे। श्री के.एन. दीक्षित लेखक के परम मित्र थे। लेखक से आशय है ब्रजमोहन व्यास। ब्रजमोहन व्यास के परम मित्र थे श्री के.एन. दीक्षित। उन्हें प्रयाग संग्रहालय से बड़ी सहानुभूति थी। वे प्रयाग संग्रहालय के प्रति अपनी सुकोमल भावनाओं को सदैव अपने हृदय में रखते थे तथा सदा उसकी सहायता करने के लिए प्रस्तुत रहते थे। सदैव वो यह चाहते थे कि इस संग्रहालय की अधिक से अधिक सहायता हो सके। साधु प्रकृति तो थे ही, परंतु आखिर बड़े हाकिम ठहरे। रोब था जमाने के अभ्यस्त थे। साधु प्रकृति थी उनकी। साधु प्रकृति से आशय होता है सीधे साधे सज्जन स्वभाव वाले। वे साधु प्रकृति व्यक्ति थे, यानी वे सीधे साधे सज्जन स्वभाव के व्यक्ति थे, परंतु आखिर बड़े हाकिम ठहरे। हाकिम से आशय है बड़े अधिकारी ठहरे। रोब था जमाने के अभ्यस्त थे। खुदाई के प्रसंग में मजूमदार साहब को पता चला कि कौशाम्बी से 4-5 मील दूर एक गांव हजियापुर है। एक गांव है हजियापुर, उस गांव का नाम है हजियापुर, और यह गांव है कौशाम्बी से करीब 4-5 मील दूर। खुदाई के दौरान ही मजूमदार साहब को इस गांव के बारे में जानकारी प्राप्त हुई। वहां किसी व्यक्ति के यहां भद्रमथ का एक भारी शिलालेख है। भद्रमथ का एक भारी शिलालेख वहां किसी व्यक्ति के पास होने की जानकारी मजूमदार साहब को पता चली। वहां किसी व्यक्ति के यहां भद्रमथ का एक भारी शिलालेख है। श्री मजूमदार उसे उठवा ले जाना चाहते थे। श्री मजूमदार चाहते थे कि वह उस भद्रमथ के भारी शिलालेख को वहां से प्राप्त कर ले। गांव के एक जमींदार गुलजार मियां ने, जिनका गांव में दबदबा था, ऐतराज किया। जमींदार गुलजार मियां ने इस बात का ऐतराज किया। ऐतराज से आशय है इस बात का विरोध किया, इस बात पर आपत्ति की। जमींदार जो गुलजार मियां थे उनका गांव में बड़ा दबदबा था। दबदबा से आशय है उनकी बड़ी प्रतिष्ठा थी, उनका बड़ा रोब था, उनकी बड़ी पूछ परख थी। गुलजार मियां हमारे भक्त थे और मैं भी उन्हें बहुत मानता था। लेखक कहते हैं, ब्रजमोहन व्यास कहते हैं कि गुलजार मियां उनके भक्त थे और लेखक भी उनको बहुत मानते थे। यद्यपि उनकी भक्ति और मेरा मानना दोनों स्वार्थ से खाली नहीं थे। साथ ही साथ लेखक यहाँ यह भी संकेत कर रहे हैं कि उनका और गुलजार मियां का आपसी यह संबंध स्वार्थ से भरा हुआ था। मैंने उनके भाई दिलदार मियां को म्युनिसिपैलिटी में चपरासी की नौकरी दे दी थी, और इसका जो उन्होंने कारण बताया कि उनके भाई जिनका नाम था दिलदार मियां, उसको म्युनिसिपैलिटी से आशय है नगर पालिका में चपरासी की नौकरी दे दी थी और उन लोगों की हर तरह से सहायता करता था। वे मुझे आसपास के गांवों से पाषाण मूर्तियां, शिलालेख इत्यादि देते रहते थे, और इसके प्रतिफल में वे पाषाण मूर्तियों से आशय है पत्थर की बनी हुई मूर्तियां, पत्थर की मूर्तियां, शिलालेख और शिलालेख इत्यादि वे देते रहते थे। मजूमदार साहब ने जब उसे जबरदस्ती उठवाना चाहा
तो वे लोग फौजदारी पर आमादा हो गए। फौजदारी से आशय होती है झगड़ा करना, मारपीट करना। वे लोग झगड़ा करने पर, मारपीट करने पर आमादा हो गए। आमादा होने से आशय है तत्पर हो गए, तैयार हो गए। जब मजूमदार साहब ने उसे जबरदस्ती उठाना चाहा, उसे यहां पर आया है भद्रमत के लिए। जो भद्रमत का शिलालेख है, उस भद्रमत के शिलालेख को जबरदस्ती उठवाना चाहा तो वे लोग फौजदारी पर आमादा हो गए, लड़ाई झगड़े पर आमादा हो गए। बोले यह इलाहाबाद के अजायब घर के हाथ 25 रुपए का बिक चुका है। अगर बिना व्यास जी के पूछे इसे कोई उठावेगा तो उसका हाथ पैर तोड़ देंगे। और साथ ही ये कहा कि यह इलाहाबाद के अजायब घर के हाथ 25 रुपए का बिक चुका है, और यदि व्यास जी यानी लेखक के पूछे इसे कोई उठावेगा तो उसका हाथ पैर तोड़ देंगे। इस प्रकार से वे फौजदारी पर आमादा हो गए। मजूमदार साहब ने पश्चिम सरीरा के थाने में रपट की, पर किसी की कुछ नहीं चली। रपट से आशय है रिपोर्ट दर्ज कराई, रिपोर्ट लिखवाई। मजूमदार साहब ने इस बाबत रिपोर्ट भी दर्ज करवाई, लेकिन उससे हासिल कुछ भी नहीं हुआ, किसी की कुछ भी नहीं चली। गुलजार मियां ने उस शिलालेख को नहीं दिया, और गुलजार मियां ने उस शिलालेख को देने से इनकार कर दिया। मजूमदार साहब ने इस सब की रिपोर्ट नॉन मिर्च लगाकर दीक्षित साहब को दिल्ली लिख भेजी। दीक्षित साहब को इस सारे वाकये की रिपोर्ट मजूमदार साहब ने नॉन मिर्च लगाकर दिल्ली भेज दी। नॉन मिर्च लगाना, इससे आशय है बढ़ा चढ़ाकर कहना। बढ़ा चढ़ाकर इस सारे घटनाक्रम को मजूमदार साहब ने इसकी रिपोर्ट दीक्षित साहब को दिल्ली लिखकर भिजवा दिया गया। दीक्षित साहब की साधु प्रकृति के भीतर जो हाकिम पड़ा था उसने करवट ली। जैसा कि पहले भी इस चीज का उल्लेख किया जा चुका है कि दीक्षित साहब साधु प्रकृति के थे, वो बहुत सज्जन और सहयोगी प्रवृत्ति के व्यक्ति थे, लेकिन आखिरकार थे तो एक अधिकारी हाकिम। हाकिम से आशय है अधिकारी, और सज्जन प्रवृत्ति वाले दीक्षित साहब के हृदय में हाकिम ने करवट बदली। उसने करवट ली, यानी हाकिम अब अपने रोब पर, अपने रुआब पर आ गया। एक दिन दीक्षित साहब का अर्ध सरकारी पत्र मुझे मिला, जिसका आशय यह था कौशाम्बी से मेरे पास रिपोर्ट आई है कि आपके उकसाने के कारण जमींदार गुलजार मियां भद्रमत के एक शिलालेख को देने में आपत्ति करता है और आमादा फौजदारी है। इस प्रकार का दीक्षित साहब का एक अर्ध सरकारी पत्र लेखक को प्राप्त हुआ। अर्ध सरकारी पत्र से आशय है डीओ लेटर, डेमी ऑफिशियल लेटर, एक ऐसा पत्र जो सरकारी कामकाज के सिलसिले में किंतु वैयक्तिक स्तर पर लिखा जाता है, उसे अर्ध सरकारी पत्र कहा जाता है। मुझे मिला, जिसका आशय ये था, आशय से आशय है तात्पर्य। उसका तात्पर्य यह था कि कौशाम्बी से मेरे पास रिपोर्ट आई है। दीक्षित साहब ने लिखा कि कौशाम्बी से उनके पास में रिपोर्ट आई है कि आपके उकसाने के कारण, आपके उकसाने से आशय यहां पर है कि ब्रजमोहन व्यास के उकसाने के कारण जमींदार गुलजार मियां भद्रमत के एक शिलालेख को देने में आपत्ति करता है और आमादा फौजदारी है। आमादा फौजदारी से आशय है लड़ाई झगड़े, मरने मारने पर उतारू है। मैं इस मामले को बढ़ाना नहीं चाहता। लेखक कहते हैं कि मैं इस मामले को आगे बढ़ाना नहीं चाहता, अनावश्यक तूल देना नहीं चाहता, परंतु यह कहे बिना रह भी नहीं सकता कि सरकारी काम में आपका यह हस्तक्षेप अनुचित है। हस्तक्षेप से आशय है इस चीज में हाथ डालना, आपका इस बारे में हाथ डालना उचित नहीं है। खैर, यहां तक तो खून का घूंट किसी तरह पिया जा सकता था। खून का घूंट पी लेना, इसका आशय है क्रोध को दबा जाना। खून का घूंट पी लेना, इसका आशय है
क्रोध को दबा जाना। खैर यहां तक तो खून का घूंट किसी तरह पिया जा सकता था, पर इसके आगे उन्होंने लिखा, यदि यही आपका रवैया रहा तो यह विभाग आपके कामों में वह सहानुभूति न रखेगा जो उसने अब तक बराबर रखी है। और इस प्रकार की चेतावनी भी दीक्षित साहब ने अपने पत्र में आगे लिखकर दे दी। एक मित्र से ऐसा पत्र पाकर, जैसा कि पहले ही उल्लेख किया जा चुका है कि ब्रजमोहन व्यास का दीक्षित साहब के साथ मित्रवत संबंध रहा था, और एक मित्र का पत्र इस प्रकार से जब ब्रजमोहन व्यास जी को प्राप्त हुआ तो उनके बदन में आग लग गई। बदन में आग लग जाना, बदन में आग लगने से आशय है क्रोध में आ जाना, क्रोधित हो जाना, बहुत अधिक क्रोध में भर जाना। मैं सब कुछ सहन कर सकता हूं पर किसी की भी अकड़ बर्दाश्त नहीं कर सकता। अकड़ना, बर्दाश्त, सहन करना, किसी की अकड़ बर्दाश्त नहीं कर सकता हूं। आग्नेय नेत्र से आशय है आंखों में ज्वाला भरकर, आंखों में क्रोध भरकर। आग्नेय नेत्र से आशय है क्रोध भरे शब्दों से। लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग हुआ है यहां पर। आंखों में ज्वाला भरकर, आंखों में क्रोध भरकर मेरे बदन में आग लग जाती है। और जब भी कोई अगर मुझसे अकड़ कर बात करता है तो लेखक कहता है कि यह अकड़ कर बात करना, अकड़ने का व्यवहार करना लेखक से बर्दाश्त नहीं होता है। और अगर कोई अकड़ कर बात करता है, अकड़ कर व्यवहार करता है तो लेखक के तन बदन में आग लग जाती है, लेखक को बहुत अधिक गुस्सा आता है। आग्नेय अस्त्र से यानी क्रोध भरे शब्दों के माध्यम से मेरे बदन में आग लग जाती है। वरुणास्त्र से आशय है यहां पर मीठे या मधुर शब्द। यहां भी लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग हुआ है। मीठे शब्द, मधुर शब्द वरुणास्त्र कहा जाता है। वरुणास्त्र से पानी पानी हो जाता हूं। लेखक कहते हैं कि यदि कोई वरुणास्त्र का प्रयोग करता है तो लेखक पानी पानी हो जाता है। वरुणास्त्र से आशय है मीठे शब्दों का प्रयोग करना, मधुर वाणी का प्रयोग करना। यदि कोई व्यक्ति वरुणास्त्र का प्रयोग करता है, मीठे वाणी का प्रयोग करता है, मधुर शब्दों का प्रयोग करता है तो वरुणास्त्र से लेखक पानी पानी हो जाता है। मैंने तुरंत दीक्षित जी को उत्तर दिया जो थोड़े में इस प्रकार था। अब इस प्रकार से ब्रजमोहन व्यास लेखक ने अपने मित्र दीक्षित जी को उत्तर लिख भेजा। मैं आपके पत्र एवं उसकी ध्वनि का घोर प्रतिवाद करता हूं। मैं आपके पत्र का और उस पत्र के माध्यम से जो अर्थ निकल रहा है उस ध्वनि का, उस अर्थ की ध्वनि का मैं पूरी तरह से प्रतिवाद करता हूं। प्रतिवाद से आशय है विरोध करता हूं। उसमें जो कुछ मेरे संबंध में लिखा गया है वह नितांत असत्य है। असत्य से आशय है झूठा है, सत्य नहीं है, असत्य है, झूठा है, पूर्णतः झूठ है। मैंने किसी को नहीं उकसाया। ऐसा दीक्षित साहब ने पत्र लिखकर कहा था कि आपने यानी ब्रजमोहन व्यास ने उकसाया है और भद्र मत का शिलालेख देने नहीं दिया जा रहा। तो इस बात का प्रत्युत्तर देते हुए ब्रजमोहन व्यास अपने मित्र दीक्षित जी को लिख रहे हैं कि मैंने किसी को नहीं उकसाया। उकसाया से आशय है लड़ने के लिए उत्तेजित नहीं किया। मैं आपसे स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूं कि आपके विभाग की सहानुभूति चाहे रहे अथवा न रहे, प्रयाग संग्रहालय की उत्तरोत्तर वृद्धि होती रहेगी। प्रयाग संग्रहालय की उत्तरोत्तर वृद्धि होती रहेगी। उत्तरोत्तर से आशय है लगातार, आगे से आगे। वृद्धि होती रहेगी से आशय है बढ़ोतरी होती रहेगी। प्रयाग संग्रहालय आगे से आगे फलता फूलता रहेगा, समृद्ध होता रहेगा। प्रयाग संग्रहालय ने इस भद्र मत के शिलालेख को 25 रुपए का खरीदा है, पर आपके विभाग से विशेषकर आपके होते हुए झगड़ना नहीं चाहता। इसलिए यदि आप उसे लेना चाहते हैं तो 25 रुपए देकर ले लें, मैं गुलजार को लिख दूंगा।
और इस प्रकार से 25 रुपए देकर यदि आप उस भद्रमत के शिलालेख को लेना चाहते हैं तो आप ले लें और लेखक गुलजार को इस आशय के बारे में लिख देंगे। इसके उत्तर में उनका एक विनम्र पत्र आया और जब लेखक ने दीक्षित जी को इस प्रकार का पत्र भिजवाया तो इसके प्रत्युत्तर में दीक्षित साहब द्वारा लिखा गया पत्र लेखक को मिला जो बहुत ही विनम्रता के भावों से भरा हुआ था। उनका एक विनम्र पत्र आया, विनम्र से आशय है विनय से भरा हुआ, विनय से युक्त, जिसमें उन्होंने अपने पूर्व पत्र के लिए खेद प्रकट किया। जो गुस्से में और गर्मागर्मी के शब्दों से भरा हुआ पत्र था उसके लिए दीक्षित साहब ने खेद प्रकट किया। विभाग की उपेक्षा जो मैंने की थी उसे पी गए, बात खत्म हो गई। उपेक्षा से आशय है महत्व न देना, और विभाग को जो मैंने महत्व नहीं दिया था उस बात को भी वे पी गए का आशय है उस बात को भी वे सहन कर गए और बात खत्म हो गई। बाद में गुलजार ने मुझे बताया कि 25 रुपए लेकर उसने शिलालेख दे दिया। 25 रुपए ले लिए और शिलालेख दे दिया गया। प्रयाग संग्रहालय में और भी भद्रमत के शिलालेख थे, कोई क्षति नहीं हुई। क्षति से आशय है हानि, कोई हानि नहीं हुई, क्योंकि प्रयाग संग्रहालय में तो भद्रमत के और अनेक शिलालेख मौजूद थे। गरीब जमींदार को 25 रुपए मिल गए। उसने मुझे धन्यवाद दिया। मैंने सोचा कि जिस गांव में भद्रमत का शिलालेख है, जिस गांव में भद्रमत का शिलालेख हो सकता है, वहां संभव है कि और भी शिलालेख हो। जिस गांव में भद्रमत का शिलालेख पाया गया है वहां यह भी संभव है कि वहां और भी अनेक प्रकार के शिलालेख उपलब्ध हों। अतः मैं हजियापुर, जो कौशाम्बी से केवल 4-5 मील की दूरी पर था, गया और मैंने गुलजार मियाँ के यहाँ डेरा डाल दिया। डेरा डालने का आशय है मैंने वहाँ पर विश्राम कर लिया। गुलजार मियाँ के यहाँ लेखक ने अपना डेरा डाल दिया। उसके बाद उसके भाई को, जो म्युनिसिपैलिटी में नौकर था, साथ ले लिया। गुलजार मियाँ का भाई जो म्युनिसिपैलिटी में, नगर पालिका में चपरासी की नौकरी करता था, उसको लेखक ने अपने साथ ले लिया। गुलजार मियाँ के मकान के ठीक सामने उन्हीं का एक निहायत पुख्ता सजीला कुआं था। निहायत मानी पूरी तरह से, पुख्ता मानी मजबूती से बना हुआ, अत्यंत मजबूत, निहायत पुख्ता अत्यंत मजबूत एक सजीला कुआं था। बहुत सुंदर और बहुत भव्य दिखने वाला कुआं था। चबूतरे के ऊपर 4 पक्के खंबे थे, जिनमें एक से दूसरे तक 8 पहल पत्थर की बंडेर पानी भरने के लिए गड़ी हुई थी। बंडेर से आशय है पानी भरने के लिए 2 खंभों के बीच लगा पत्थर का मोटा खंबा बंडेर कहलाता है। सहसा मेरी दृष्टि एक बंडेर पर गई। सहसा ही, अचानक ही लेखक की दृष्टि एक बंडेर पर गई जिसके एक सिरे से दूसरे सिरे तक ब्राह्मी अक्षरों में एक लेख लिखा हुआ था। ब्राह्मी से आशय है एक पुरानी लिपि का नाम, एक पुरानी लिपि जिसका नाम है ब्राह्मी, उस लिपि में एक लेख लिखा हुआ था। मेरी तबीयत फड़क उठी। फड़क उठी से आशय है मन प्रसन्न हो गया। लेखक कहते हैं कि मेरी तबीयत फड़क उठी, मेरा मन प्रसन्न हो गया, परंतु सजीले खंभों से खोदकर निकलवाने में हिचक हुई, क्योंकि वह सजीले खंभों के बीच में लगा हुआ था और इस प्रकार से खंभों में लगा होने के कारण लेखक को उसको निकलवाने में, खोदकर निकलवाने में थोड़ी हिचक हुई। हिचक से आशय है संकोच हुआ, थोड़ा सा संकोच हुआ। गुलजार मियाँ मुझे असमंजस में देख तुरंत बोल उठे, सरकार अबहिन खोदवाय देत है, सब आपेक तो है। गुलजार मियाँ ने कहा कि सरकार अबहिन मानी अभी,
अबहीन मानी अभी, खोदवाए देते हैं, इसको खुदवा देते हैं, इसको खुदवा करके निकलवा लेते हैं। सब आपेक तो है, आपेक से आशय आपका ही, सब कुछ आपका ही तो है। हम सबन की देह आपकी पाली है, हम सबके शरीर को आपने ही तो पाला पोसा है। ये खंबन की कौन बिसात है, यह जो खंबा है इसकी बिसात ही क्या है, इसकी औकात ही क्या है, इसका मूल्य ही क्या है। उन्होंने तुरंत उसे निकलवा कर हमें दे दिया। भद्रमत के शिलालेख की क्षतिपूर्ति हो गई, और जो भद्रमत का शिलालेख दिया गया था उस भद्रमत के शिलालेख दिए जाने की क्षतिपूर्ति हो गई। क्षतिपूर्ति होने से आशय है उसकी हानि पूरा हो जाना, जो उसको देने से हानि हुई थी उसकी पूर्ति हो गई, उसको देने से जो क्षति हुई थी उस क्षति की पूर्ति हो गई। संवत मुझे याद नहीं, लेखक कहते हैं कि संवत कौन सा था यह उन्हें ठीक से याद नहीं। बहुत दिन की बात हुई, उस साल ओरिएंटल कॉन्फ्रेंस का अधिवेशन मैसूर में था। ओरिएंटल कॉन्फ्रेंस यानी सम्मेलन, ओरिएंटल कॉन्फ्रेंस जो हुआ, जो सम्मेलन हुआ उसका अधिवेशन, अधिवेशन से आशय है उसकी बैठक, उसकी बड़ी सभा, उसकी महासभा, उसकी बड़ी बैठक मैसूर में आयोजित की गई थी। मेरे अभिन्न मित्र कविवर ठाकुर गोपाल शरण सिंह साहित्य विभाग के सभापति थे। अभिन्न, अभिन्न से आशय है गहरे, मेरे अभिन्न मित्र, बहुत गहरे मित्र, जिनका नाम था कविवर ठाकुर गोपाल शरण सिंह, वे साहित्य विभाग के सभापति थे। एक तो उनका साथ रुचिकर, दूसरे इसके पहले दक्षिण में कभी गया नहीं। एक तो उनका साथ बहुत रुचिकर, रुचिकर से आशय यहाँ पर है बहुत अच्छा लगने वाला, बहुत अच्छा लगने वाला उनका साथ था, और दूसरा इसके पहले मैं दक्षिण भारत में कभी गया नहीं था। प्रशंसा बहुत सुन रखी थी, लेकिन इसकी प्रशंसा बहुत सुन रखी थी कि दक्षिण भारत में बहुत सारा पुरातत्व से संबंधित सामग्रियों का भंडार है। यह भी सुन रखा था कि ताम्र मूर्तियों और तालपत्र पर हस्तलिखित पोथियों की वह मंडी है। लेखक ने साथ ही साथ यह भी सुन रखा था कि दक्षिण भारत में ताम्र मूर्तियां बहुतायत से उपलब्ध हो सकती है, और तालपत्र पर हस्तलिखित पोथियों की वह मंडी है। मंडी से आशय है बहुत बड़ा बाजार है। हस्तलिखित पोथियां, तालपत्र पर हस्तलिखित पोथियों से आशय है ताड़पत्र पर हाथ से लिखी गई पुस्तकें, जो पुरातात्विक महत्व की पुस्तकें हैं, जो अत्यंत मूल्यवान है, वो जो बहुत दुर्लभ है। और इस प्रकार पुरातत्व से संबंधित ये जो पुस्तकें हैं ये तालपत्र पर हस्तलिखित है, हाथ से लिखी गई है। दोनों का प्रयाग संग्रहालय में नितांत अभाव था, दोनों का ही अभाव था। दोनों से आशय है ताम्र मूर्तियों का भी और तालपत्र पर लिखित हस्तपोथियों का भी। इन दोनों ही चीजों का प्रयाग संग्रहालय में नितांत अभाव था, पूरी तरह से कमी थी। उपर्युक्त तीनों कारणों से मैं प्रत्येक मुझे प्रलुब्ध करने के लिए पर्याप्त थे। प्रलुब्ध से आशय होता है लोभ में लाने के लिए, मुझे लोभी बनाने के लिए पर्याप्त थे। पर तीनों के सामूहिक आकर्षण ने मुझे मैसूर की ओर बरबस खींच लिया। इन तीनों बातों के आकर्षण ने लेखक को मैसूर की ओर आने के लिए मजबूर कर दिया। मद्रास पहुंचते ही मुझे चैन कहाँ। लेखक कहते हैं कि उन्हें तो उनकी सामग्री, जो सामग्री उनको चाहिए थी उसको प्राप्त करने की इतनी बेचैनी है कि मद्रास पहुंचने के बाद उन्हें चैन ही नहीं आया। मैंने अपना काम आरंभ कर दिया और लेखक ने अपना काम शीघ्र ही आरंभ कर दिया। मद्रास में हम लोग 2 दिन ठहरे। 2 दिन का प्रवास रहा लेखक का मद्रास में। इन 2 दिनों में मैंने नगर का कोना कोना छान डाला। कोना कोना छानने से आशय है कोना कोना भ्रमण करके देख लिया, परख लिया, जांच लिया। दर दर भिखारी की तरह झक मारता फिरा। दर दर से आशय है एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे तक, यानी द्वार द्वार तक भिखारी की तरह झक मारता फिरा। झक मारने से आशय है पूरी तरह से परेशान होता रहा। कठिनाई उठा करके कार्य करना झक मारना कहलाता है। यद्यपि जेब में पैसा था तथापि हृदय तो भिखारी का था। जिस प्रकार भिखारी दर दर भटक करके कण कण एकत्र करता है, उसी प्रकार से
लेखक कहते हैं कि उनकी जेब में तो पैसा था, जेब में तो धन था, लेकिन उनको वे मन से एक गरीब की तरह पुरातात्विक महत्व की सामग्रियों को एकत्र करने में लगे हुए थे। थैली काटकर दाम देने वाले की शक्ल ही दूसरी होती है। थैली काटकर दाम देने से आशय होता है धन खर्च करना, अत्यधिक मात्रा में धन खर्च करना। इस प्रकार का धन देने वाले की शक्ल ही दूसरी होती है। लोगों से पूछ पूछ कर विक्रेताओं के घर गया, लोगों से पूछताछ की कौन कौन इन चीजों को बेचते हैं। ताम्र मूर्तियों को और ताल पत्रों पर लिखी गई हस्तलिखित पुस्तकों को कौन कौन विक्रेता बेचते हैं, इनकी जानकारी लेखक ने करनी प्रारंभ कर दी। 8-10 चित्र खरीदे भी, 8-10 चित्र भी लेखक ने खरीदे सस्ते दामों में। पर ताल पत्र पर लिखी पुस्तकों के दाम सुनकर मेरे छक्के छूट गए। छक्के छूट जाने से आशय होता है हिम्मत हार जाना, बस में नहीं होना, हिम्मत हार जाना। किसी पुस्तक का दाम 250-300 रुपए से कम विक्रेताओं ने नहीं बताया। विक्रेताओं ने 250-300 से कम किसी भी पुस्तक का मूल्य नहीं बताया। ये मेरे बस की न थी और मैं तेलुगु और तमिल पढ़ भी नहीं सकता था। लेखक ने कहा कि वह तेलुगु भाषा और तमिल भाषा को पढ़ना भी नहीं जानते थे, इसलिए मन सिकोड़ लेना पड़ा। मन सिकोड़ लेने से आशय है कि अब उनको तेलुगु नहीं आती, तमिल नहीं आती, इसलिए उन्होंने अपने मन में धैर्य धारण कर लिया। संध्या समय मुख्य बाजार घूमने गए, बड़ी भीड़ भाड़ थी और संध्या के समय मुख्य बाजार में घूमने फिरने गए, वहां पर बहुत भारी भीड़ थी। विशेषता यह थी कि भीड़ में नंगे बदन लोग बहुत बड़ी संख्या में थे। वहां पर भीड़ में नंगे बदन लोग बहुत बड़ी संख्या में थे। काला बदन, उस पर शुभ्र यज्ञोपवीत, और वहां पर जो लोग थे उनके शरीर का रंग काला था और उस पर सफेद रंग का यज्ञोपवीत यानी जनेऊ पड़ा हुआ था। मोटी तोंद और तहमत बांधे, मोटी तोंद तहमत बांधे, सफेद जनेऊधारी, काले रंग के, काले बदन के, नंग धड़ंग, सिर से टोपी और पैर से जूता नदारत। उनके सर पर टोपी नहीं थी और पैर में जूता भी नदारत था। नदारत से आशय है गायब हो जाना, पैर में जूता भी मौजूद नहीं था। साधारण स्निग्ध बातचीत करने में इतनी जोर से बोलते थे। साधारण स्निग्ध, बड़ी प्रेम भरी बातचीत करने में भी वे इतनी जोर से बोला करते थे, ऐसे लगता था मानो लड़ रहे हों। यदि वे धीरे धीरे प्रेम भरी कोई बातचीत भी कर रहे हो तो भी इतनी जोर से बोलते थे। उनका बोलने का तरीका इस प्रकार का, भाव भंगिमा इस प्रकार की होती थी, मुखाकृति इस प्रकार की होती थी, ऐसे लगता था मानो वे लड़ रहे हों। यह दृश्य मेरे लिए बिल्कुल नया था। लेखक कहते हैं कि इस प्रकार का दृश्य लेखक के लिए पूरी तरह से नया था। वहां लोगों ने मुझसे कहा कि श्रीनिवास जी हाई कोर्ट के वकील हैं। हाई कोर्ट से आशय है हाई कोर्ट, हाई कोर्ट से आशय उच्च न्यायालय। श्रीनिवास जी उच्च न्यायालय के वकील हैं। उनके पास सिक्कों और कांस्य और पीतल की मूर्तियों का बड़ा अच्छा संग्रह है। उनके पास में सिक्के भी उपलब्ध हैं, कांस्य की मूर्तियां हैं और पीतल की मूर्तियां भी बहुत अच्छी मात्रा में उपलब्ध है। कांस्य से आशय है कांस्य की बनी हुई मूर्तियां। संध्या समय उनके यहां गया। श्रीनिवास जी भले लोग थे। लेखक कह रहे हैं कि श्रीनिवास जी भले व्यक्ति थे, यद्यपि इन चीजों का व्यापार भी करते थे। भलमनसाहत और इन चीजों का व्यापार परस्पर विरोधी है। कोई आदमी भला हो और वह इन चीजों का व्यापार भी करे तो ये दोनों चीजें आपस में एक दूसरे की विरोधी है, ऐसा लेखक मानते हैं। मैं 1 रुपए में 3 अठन्नी भुनाना चाहता हूं। 1 रुपए में 3 अठन्नी भुनाना, इसका आशय है अधिकतम लाभ प्राप्त करना। 1 रुपए में 3 अठन्नी भुनाने से आशय है अधिकतम लाभ प्राप्त करना। व्यापारी अपने 1 रुपए का मूल्य 3 रुपया रखता है। श्रीनिवास जी भले मानस विक्रेता थे। उनसे मैंने 400-500 रुपए की पीतल और कांस्य की मूर्तियां ली। बहुत से सिक्के उन्होंने मुझे मुफ्त में ही दे दिए। उनके यहाँ 4-5 बड़े बड़े नटराज भी थे। नटराज से आशय है भगवान शिव की नृत्य करती हुई मूर्ति, पर उनके दाम 20-20, 25-25 हजार रुपए थे। मैंने सरसरी तौर से उन्हें देख भर लिया। मैं संग्रह करता हूं, आशिक नहीं।
मैं संग्रह करने वाला हूं, मैं आशिक नहीं। आशिक से आशय है प्रेम करने वाला, प्रेमी। आशिक से आशय है प्रेम करने वाला, दिल से लगाने वाला। चीज़ों के साथ मैं अपना दिल नहीं लगाता हूं, मैं उनसे प्रेम नहीं करता हूं। हाँ, मैं उन चीज़ों को, उन वस्तुओं को संग्रह करता हूं, मैं संग्रह करता हूं, आशिक नहीं। यही अंतर मुझ में और भाई कृष्णदास में है। कृष्णदास, भाई कृष्णदास, श्री राय कृष्णदास जी, ये प्रसिद्ध लेखक एवं संग्रहकर्ता है। वे संग्रहकर्ता भी हैं और आशिक भी हैं। वे पुरातत्व से संबंधित बहुमूल्य वस्तुओं को एकत्र भी करते हैं और उन वस्तुओं के साथ वे अपने हृदय के भाव से जुड़ भी जाते हैं। यानी वे संग्रहकर्ता भी हैं और आशिक भी हैं। बहुत ही प्रेम के भाव के साथ, बहुत ही मधुरतम भाव के साथ वे वस्तुओं के साथ अपना जुड़ाव भी कर लेते हैं। संग्रह कर लेने और उसे हरम, हरम से आशय है प्रयाग संग्रहालय। लेखक ने यहाँ हरम शब्द का प्रयोग किया है। हरम शब्द का आशय है प्रयाग संग्रहालय में डाल लेने के बाद मेरा सुख समाप्त हो जाता है। लेखक कहते हैं कि वे आशिक की तरह कार्य नहीं करते, वे तो वस्तुओं को एकत्र करते हैं और जैसे ही उस वस्तु को वे हरम में, हरम से आशय है प्रयाग संग्रहालय में जैसे ही पहुंचा देते हैं, उसके बाद उनका कार्य समाप्त हो जाता है। भाई कृष्णदास संग्रह करने के बाद भी चीजों को बार बार हर पहलू से देखकर उसके सुख सागर में डूबते उतराते रहते हैं। लेकिन कृष्णदास, भाई कृष्णदास के बारे में लेखक बताते हैं कि वे वस्तुओं का संग्रह करने के बाद भी वे उसको कई पहलू से, हर बार अलग अलग पहलुओं से उसको देखते हैं, विचार करते हैं और उसके सुख सागर में डूबते उतराते रहते हैं। यदि संग्रहकर्ता आशिक भी हुआ तो भगवान ही उसकी रक्षा करे। लेखक यहाँ यह भी कह रहे हैं कि यदि संग्रह करने वाला व्यक्ति आशिक भी हो, यानी वह वस्तुओं को अपने हृदय की गहराइयों से चाहे भी, तो वह उसको ऐसी स्थिति होने पर उसकी भगवान ही रक्षा कर सकता है। क्योंकि वस्तुओं का संग्रह करना एक बात है और संग्रह की गई वस्तुओं के साथ में हृदय के भावनाओं के साथ जुड़ाव करना यह दूसरी बात है। तो लेखक कहते हैं कि यदि संग्रहकर्ता, वस्तुओं को एकत्र करने वाला व्यक्ति अगर आशिक भी हुआ, यदि वह प्रेमी भी हुआ, प्रेम भरी भावनाओं को उस एकत्र की गई वस्तु के साथ भी अगर वो जोड़ेगा तो भगवान ही उसकी रक्षा कर सकते हैं, उसकी रक्षा भगवान ही करते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, आज हमने साहित्यकार ब्रजमोहन व्यास द्वारा रचित रचना जिसका शीर्षक है कच्चा चिट्ठा, उसका आगामी अंश लगातार पढ़ा है। अगले वीडियो में हम साहित्यकार ब्रजमोहन व्यास द्वारा रचित रचना जिसका शीर्षक है कच्चा चिट्ठा का आगामी एवं अंतिम भाग का अध्ययन करेंगे। इससे संबंधित वीडियो लेकर शीघ्र ही हम आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक बहुत बहुत नमस्कार।